नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 51 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 50 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि हम कंपेयर कर पाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, क्योंकि दोनों पोस्ट मिलती जुलती हैं, इनके फंक्शंस मिलते जुलते हैं। फर्क ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, उसका दायरा जो है वो होल कंट्री है, इंडिया है। और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। उसका जो दायरा है वो एक पर्टिकुलर स्टेट होती है। तो शुरू करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है। जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है वो हमारी एक स्टेट का, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ये अदर स्टेट्स हैं, एक स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, सरल सीधी भाषा में कहें तो वो स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, केस अगेंस्ट में केस दर्ज होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोर्ट में केस लड़ने का काम, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से केस लड़ने का काम, पेश होने का काम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट करता है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को अपॉइंट कौन करता है? इसे अपॉइंट करने का काम स्टेट के गवर्नर का होता है। ठीक है, तो क्या गवर्नर किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? नहीं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। जो भी व्यक्ति या जितने भी व्यक्ति उन एलिजिबिलिटीज को, उन क्वालिफिकेशंस को पूरा करेंगे, उन व्यक्तियों में से किसी एक को स्टेट का गवर्नर नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है एज एन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो वो क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट वही व्यक्ति बन सकता है जो एक जज ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। तो एक हाई कोर्ट का जज बनने की क्या क्वालिफिकेशन है? एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसे किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो, एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। तो 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या फिर वो किसी जुडिशियल पोस्ट पे रहा हो, स्टेट के अंदर किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, उसने कोई जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस हो उसे, जैसे मैजिस्ट्रेट हो या किसी भी अदर जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो और वहां उसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो। हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। ठीक है, तो जो इन एलिजिबिलिटीज को पूरा करता है वो एक जज, हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन को पूरा करता है, यानी कि वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनने के लिए एलिजिबल है। और जो जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होता है, उन्हीं व्यक्तियों में से ही स्टेट का गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पास एक अलग से राइट होता था, एक अधिकार होता था कि वो किसी अपने ओपिनियन से किसी एन एमिनेंट जूरिस्ट को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकता था। लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई भी उसके पास राइट नहीं है कि वो
एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट किसी एन एमिनेंट जूरिस्ट को बना सके, किसी विद्वान को बना सके, नहीं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के लिए ऐसा कुछ एमिनेंट जूरिस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने अपॉइंटमेंट के बाद अब जानेंगे इसकी टर्म की, इसके टाइम पीरियड की, कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो व्यक्ति बनता है वो उस पोस्ट पर कितने समय के लिए रह सकता है, उस पद पर बना रह सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं किया गया कि एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का क्या टाइम पीरियड होगा, और ना ही उसके रिमूवल के लिए कोई प्रोसीजर या कोई ग्राउंड तय किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि उसको कब रिमूव किया जाए, उसका क्या ग्राउंड होगा, उसको हटाने का क्या प्रोसीजर होगा। ये टोटली डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर किसी भी समय चाहे तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को उसके पद से रिमूव कर सकता है एट एनी टाइम। तो अगर खुद से एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट चाहे तो इस पद से रेजिग्नेशन लेटर दे करके, गवर्नर को रेजिग्नेशन लेटर दे करके इस पद से इस्तीफा दे सकता है, रिजाइन कर सकता है। और कन्वेंशनली आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट रिप्लेस होती है या रिजाइन करती है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो ऐसे में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी अपने पद से रिजाइन करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जब भी कोई सरकार गिरे या रिप्लेस हो या रिजाइन करे तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पर ही गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करता है, ठीक है, उसकी एडवाइस पर ही अपॉइंट करता है। तो अपॉइंटमेंट, उसकी टर्म, टाइम पीरियड के बाद हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की क्या ड्यूटीज हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं। तो आपको बता दें कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होता है वो एक स्टेट का चीफ लॉ ऑफिसर होता है। चीफ लॉ ऑफिसर। तो चीफ लॉ ऑफिसर होने के नाते एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स की कुछ ड्यूटीज होती हैं स्टेट के प्रति। तो वो क्या है, क्या फंक्शंस हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट जो ड्यूटी है वो एडवाइजरी नेचर की ड्यूटी है, यानी कि एडवाइस करना। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को उसके लीगल मैटर से रिलेटेड एडवाइस करने का काम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का होता है। यानी जो भी गवर्नर लीगल मैटर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लीगल मैटर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को सौंपता है, तो उसमें उसे एडवाइस देने, लीगल मैटर से रिलेटेड एडवाइस देने का काम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का होता है। तो इसके अलावा गवर्नर कोई भी लीगल करेक्टर की ड्यूटी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को सौंपता है, तो वो ड्यूटीज भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को निभानी होंगी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी ड्यूटी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के लिए बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको भी निभाने का काम किसका होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का होता है। या कोई भी नया कानून आता है या संशोधन आता है, कोई नया लॉ आता है, लॉ के द्वारा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को कुछ ड्यूटीज अगर दी गई हैं तो उन ड्यूटीज को निभाने का काम भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को करना होगा, वो फंक्शंस निभाने होंगे, वो ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी। तो इन ड्यूटीज और फंक्शंस को, इन ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को कुछ राइट्स भी मिले हैं, कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं, इम्यूनिटीज मिली हैं। तो वो राइट्स क्या हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट जो राइट मिला है वो है कि ही इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। एक स्टेट के अंदर
जिस भी स्टेट का वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, जैसे मान लो हरियाणा का, वो अगर हरियाणा स्टेट का अगर वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, तो ऐसे में वो हरियाणा के जितने भी कोर्ट हैं वहां जाकर वो पेश हो सकता है, वो किसी भी कोर्ट में जाकर केस लड़ सकता है। जहां भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा होगा तो वहां पर वो केस लड़ सकता है। ही इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। ठीक है। इसके बाद जो उसका सेकंड राइट उसको मिला है वो है राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इट्स कमेटीज। इसका मतलब ये है कि एक विधानसभा, राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद के दोनों सदनों में, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज में वो उनकी प्रोसीडिंग्स में वो भाग ले सकता है और वहां भाषण दे सकता है, तो उसको ये अधिकार मिला है। लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, विदाउट राइट टू वोट, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा वो किसी भी विधानसभा के अंदर भाषण दे सकता है, राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। वो वहां उनकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वहां वो पार्ट ले सकता है, भाग ले सकता है। और अगर उसका किसी स्टेट लेजिस्लेचर की कमेटी में उसका नाम दर्ज है और उसे सदस्य बनाया गया है, तो वहां पर भी वो उसकी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है और वहां भाषण दे सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज की, मतलब उसको क्या विशेषाधिकार मिले हैं, उसकी क्या इम्यूनिटीज हैं। तो ये प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज हैं वो सेम रहेंगी जो एक एमएलए की होती हैं, एक विधायक की होती है, एक एमएलए के बराबर उसकी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज रहेंगी। तो इसके बाद जो रिम्यूनरेशन है, रिम्यूनरेशन यानी वेतन, सैलरी, तो उसकी क्या रिम्यूनरेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ भी तय नहीं किया गया कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की क्या रिम्यूनरेशन रहेगी, कुछ भी तय नहीं किया गया। ये टोटली डिपेंड करता है, ये गवर्नर तय करेगा कि उसकी क्या रिम्यूनरेशन रखनी है। गवर्नर में डिटरमाइंड, गवर्नर निर्धारित करेगा। ठीक है।